और शुरुआत उस खबर के साथ, उस सनातनी संकल्प के साथ जिसकी तस्वीरें गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक से सामने आई। गुजरात के सोमनाथ में स्थापित भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरा होने पर देश भर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुजरात के सोमनाथ और उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ का अमृत महापर्व का आयोजन किया गया। सनातनियों के लिए आकर्षण का केंद्र सोमनाथ मंदिर में जहां खुद पीएम मोदी ने भगवान शिव की आराधना की, मंदिर के ऊपर स्थापित कलश का जलाभिषेक किया गया। तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी ने भगवान शिव की पूजा की और अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। आप आज जिस भव्य सोमनाथ मंदिर और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, स्थापना प्राण प्रतिष्ठा हुई 11 मई 1951 को। 75 साल बाद भी सोमनाथ मंदिर की दिव्यता सनातनियों के लिए एक विशेष महत्व रखती है। आस्था, परंपरा और सनातन का भव्य उत्सव, 1000 साल की विरासत का अमृत महोत्सव, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा का महा उत्सव, ग्यारह मई 1951, 75 साल पहले सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और आज 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव के रूप में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने अपनी हैरतअंगेज कलाबाजियों से सोमनाथ मंदिर के आकाश में शक्ति का प्रदर्शन किया। इतिहास में पहली बार सोमनाथ मंदिर के शिखर का जलाभिषेक किया गया। खास बात है कि 11 तीर्थ स्थलों के पवित्र जल से शिखर कलश का कुंभाभिषेक किया गया। सोमनाथ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की हीरक जयंती के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर के 27 फीट ऊंचे ध्वज दंड पर विधि विधान से ध्वज पूजन किया। इसके बाद गर्भगृह में अभिषेक और राष्ट्र के कल्याण के लिए आयोजित महापूजा में शामिल हुए। अमृत महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभावना मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया और सोमनाथ को भारत की सांस्कृतिक एकता और पुनरुत्थान का प्रतीक बताया। सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। 11 मई की तारीख सनातनी सद्भाव के साथ साथ देश के दुश्मनों को सचेत और सावधान करने का भी दिन है। आज ही के दिन 1998 को भारत ने पोखरण में परमाणु टेस्ट करके दुनिया को चौंका दिया था। 11 मई 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उस समय पूरी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी हो गई थी, दुनिया की आंखें लाल हो गई थी, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता, लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। सोमनाथ की धरती पर आयोजित इस भव्य उत्सव ने दुनिया को बता दिया कि सनातन शांति और शौर्य दोनों का प्रतिबिंब है और भारतवर्ष विदेशी आक्रांता ही नहीं, किसी भी दुश्मन के आगे न झुका है और न झुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का अमृत महोत्सव काशी विश्वनाथ में मनाया गया, विधि विधान के साथ मनाया गया। काशी विश्वनाथ में सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने पूजा अर्चना की। एक बार फिर ये कहा गया कि सनातन को मिटाने की कोशिश करने वाले मिट्टी में मिले।
भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा का महाउत्सव वाराणसी की धरती पर भी धूमधाम से मनाया गया। काशी विश्वनाथ में सोमनाथ संकल्प महोत्सव का दिव्य आयोजन हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस विशेष अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रतिरूप शिवलिंग की स्थापना की गई है, जिससे कि भक्त एक ही जगह 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सके। सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण के धार्मिक अनुष्ठान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन के दुश्मनों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि जिसने भी सनातन को मिटाने की कोशिश की वो खुद मिट्टी में मिल गए। आज भी सनातन विरोधी मौजूद हैं, जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। सनातन केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं, अभी तो भारत की चेतना में यह बसता है और भारत की चेतना आत्मा को अजर और अमर मानकर के चलती है। यही भारत की अजरता और अमरता का शाश्वत शंखनाद भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में हम सबके सामने झलकता है। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में सनातन और सनातनी पर्वों की दशा बदली है और सनातन के खिलाफ साजिश करने वालों को भी करारा जवाब मिला है। और इस विशेष आयोजन पर भी योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि सनातन के दुश्मनों का संहार निरंतर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच गोवर्धन से खबर आई, जहां आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में शामिल ठाकुर हरदेव जी मंदिर पिछले 3 दिनों से बंद है। मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला है। ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो पा रहे और श्रद्धालु लौट रहे। वजह है गोस्वामी समाज के 2 पक्षों के बीच गहरा रहा विवाद। सवाल फिर ये कि आखिर भगवान के दरबार पर ताला क्यों? मंदिर के मेन गेट पर ताला जड़ा है। ठाकुर जी 3 दिनों से मंदिर में कैद हैं और भक्त मायूस होकर लौट रहे हैं। ये तस्वीर गोवर्धन के ठाकुर हरदेव जी मंदिर की है, जहां मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर जारी विवाद ने भगवान को ही कैद में रहने पर मजबूर कर दिया है। गोस्वामी समाज के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। कुल 16 परिवारों में रोटेशन के आधार पर हर महीने सेवा का अधिकार बदलता है। इस महीने की सेवा का मुख्य विवाद 2 पक्षों के बीच है। एक पक्ष चंद्रमोहन गोस्वामी और मदन मोहन गोस्वामी है, जबकि दूसरा पक्ष गोविंद गोस्वामी और सुरेश चंद्र गोस्वामी है, जिनका दावा है कि इस महीने की सेवा उनकी है और सेवा के केंद्र में मंदिर की 5 मुख्य आरती है, जिन्हें लेकर दोनों पक्ष अडिग है। इस आपसी कलह के बीच गोवर्धन पुलिस ने मंदिर परिसर में ताला जड़ दिया। योगी की पुलिस ने हम लोगों को ये प्रताड़ित किया और सेवायतों से मिलकर ये झगड़ा और विवाद उत्पन्न कर दिया। उसी कारण से पुलिस ने यहाँ पे ये ताला लगाया। सर क्या करें, हम प्रभावित हैं, परेशान हैं, हमको भय व्याप्त है। तो कितना दिन हो गए दरवाजे पे ताला? ये करीब परसों लगाया, रात को 10:30-11 बजे करीब। जो भक्त हैं वो दर्शन कर पा रहे हैं अंदर? सब कहाँ जा पा रहे, कोई नहीं जा पा रहा है। बड़े दुखी होकर लौट जाते हैं। यहीं से हम ठाकुर हरदेव जी मंदिर ब्रज की आस्था का केंद्र है। ये मंदिर करीब 5500 वर्षों पुराना बताया जा रहा है। इसकी स्थापना भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने की थी। ये मंदिर ब्रिज के 4 प्रमुख देवों में से एक है। कहा यह भी जाता है कि जब तक हरदेव जी मंदिर में दर्शन न कर लें, तब तक गोवर्धन की परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाती। लेकिन अब मंदिर पर ताला लगा है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन किए बिना ही लौटने को मजबूर हैं। तो इस बार हम गिरिराज जी की आए, परिक्रमा भी दी, लेकिन हरदेव जी के दर्शन नहीं हो पाए, तो हमारी यात्रा तो अधूरी रहेगी। नहीं, यहाँ पे कोई पुलिस विवाद है, जैसा कि नोटिस लगा हुआ मंदिर के गेट के ऊपर कि पुलिस विवाद के चलते यहाँ पे दर्शन नहीं हो रहे। मंदिर भीतर से बंद होने और मुख्य द्वार पर ताला लटके होने की वजह से 3 दिनों से पूजा अर्चना और दर्शन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। यहाँ तक कि अखंड ज्योति भी बुझ चुकी है। मथुरा प्रशासन से जल्द मंदिर के पट खोलने की मांग की जा रही है, ताकि ठाकुर जी के दर्शन फिर से शुरू हो सके और धार्मिक अनुष्ठान बहाल हो सके। गोवर्धन से कन्हैया शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स के ट्रिपल अटैक की, जिसके जरिए अपराध और अपराधियों पर अटैक किया जा रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए अपराधियों का हिसाब किया जा रहा है, तो माफिया नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं।
आजमगढ़ में मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी एनकाउंटर में घायल हुआ। गाजीपुर में मुख्तार गैंग की फरार कड़ी अफशान अंसारी की तलाश तेज हुई और संत कबीर नगर में गैंगस्टर की काली कमाई की खरीदी की कार को कोर्ट खटकाया। साफ है, उत्तर प्रदेश में अपराध की राह पर चलने वालों के लिए कानून का शिकंजा मजबूत होता जा रहा है। ZXI वाहन कीमत 7,60,000 रुपए जब्त किया जाता है। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। यूपी में क्राइम के खिलाफ योगी फोर्स का विजन साफ है और मिशन क्लियर। जो कानून को मानेगा वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन जिसने योगी सरकार की खींची लकीर पार की उसका हिसाब योगी फोर्स की बुलेट से होता है। शहर शहर योगी फोर्स के एक्शन से बदमाशों की नींद उड़ गई है। प्रतापगढ़ से आजमगढ़ तक, फिरोजाबाद, सीतापुर और हरदोई तक यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा से अपराधियों की टोली में हड़कंप मच गया। योगी फोर्स के टारगेट पर यूपी के वो दरिंदे हैं जो मासूमों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे ही एक दरिंदे का यूपी पुलिस ने आजमगढ़ में ऐसा इलाज किया कि अब वो जिंदगी भर लंगड़ा कर ही चलेगा। आजमगढ़ में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी नखड़ू उर्फ साहब को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। 9 मई को आरोपी ने घर के बाहर खेल रही मासूम के साथ दरिंदगी की थी, जिसके बाद से बच्ची गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। थाना जयपुर की पुलिस टीम को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यह अभियुक्त फिर से एक अपराध करने की फिराक में है। मुठभेड़ के अंतर्गत इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके पास से अवैध असला व कारतूस बरामद किए गए हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ यूपी में एनकाउंटर और खौफ अपराधियों पर टूट रहा है, तो दूसरी तरफ माफियाओं के खिलाफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी लगातार तेज है। माफिया मुख्तार अंसारी के नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए अब उसकी फरार पत्नी अफशान अंसारी की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। गाजीपुर और मऊ पुलिस ने एक-एक कर 60 ठिकानों पर छापेमारी की, जहां अफशान के छिपे होने की सूचना मिली थी। अफशान अंसारी पर गाजीपुर के अलग अलग थानों में 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस लंबे समय से अफशान की तलाश में जुटी हुई है। अफशान पर 50,000 रुपए का इनाम भी है और अब उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। लगातार हमारी विभिन्न टीमें विभिन्न स्थानों पर लगातार उसको तलाशी रहती हैं। उसी के क्रम में आज ये कार्रवाई हुई है। आगे भी कुछ और संभावित जो भी ठिकाने हैं वहाँ पर और भी होंगी, और इसके अलावा इस गैंग के जो भी सहयोगी हैं एवं सदस्य हैं IS 191 गैंग के, उनके विरुद्ध भी भविष्य में हम लोग और भी कठोर कार्रवाइयाँ करेंगे। अफशान अंसारी योगी फोर्स के रडार पर तो है ही, तलाश उसके गैंग से जुड़े दूसरे अपराधियों की भी हो रही है। गाजीपुर में एक तरफ सर्च ऑपरेशन जारी है, तो वहीं संत कबीर नगर में योगी फोर्स ने माफिया नेटवर्क पर बड़ी चोट की है। ZXI वाहन संख्या UP51PU 8056 को, जिसकी कीमत 7,60,000 रुपए है, जब्त किया गया है। संत कबीर नगर पुलिस ने गैंगस्टर इसरार अहमद की उस कार को जब्त कर लिया, जिसे उसने अपराध की काली कमाई से खरीदा था। जांच में खुलासा हुआ कि इसरार अहमद ने आपराधिक गतिविधियों और अवैध वसूली से काफी पैसे जुटाए थे, जिसे पुलिस ने सीज कर दिया। इन ताबड़तोड़ कार्रवाई से साफ है कि यूपी में ना अपराध के लिए कोई जगह है और ना अपराधियों के लिए कोई रहम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात बंगाल के CM सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ के हत्या मामले में मिली कामयाबी की। उत्तर प्रदेश और बंगाल पुलिस ने इस हत्याकांड के 3 आरोपियों को उत्तर प्रदेश के बलिया से, बिहार के बक्सर से गिरफ्तार किया और अब पूछताछ करके मर्डर के पीछे की वजह का पता लगाने की कोशिश है। राज सिंह अयोध्या, मयंक मिश्रा बक्सर और विक्की मौर्य बक्सर। शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में छापेमारी कर रही पुलिस टीम को अहम कामयाबी मिली। कोलकाता के मध्यम ग्राम में हत्या को अंजाम देने के बाद ये शातिर 5 दिनों तक छिपते रहे, लेकिन आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए। बलिया का रहने वाला राज सिंह बक्सर में रहता है, लेकिन वारदात के बाद से ही अयोध्या में छिपकर रह रहा था। कोलकाता और अयोध्या पुलिस के साझा ऑपरेशन के बाद राज सिंह को अयोध्या से गिरफ्तार कर कोलकाता ले जाया गया। वहीं मयंक मिश्रा और विक्की मौर्य को बक्सर से गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी कुख्यात निशानेबाज हैं, लेकिन उन्होंने पुलिस के लिए खुद ही सुराग छोड़ दिया था। हत्या के लिए इस्तेमाल की गई इस कार को आपने पहले देखा है। अब यही कार इसमें सवार लोगों तक पहुंचने का जरिया बन गई। जानकारी के मुताबिक हमले से कुछ ही समय पहले हत्या में इस्तेमाल कार बल्ली टोल प्लाजा से गुजरी थी और उसमें सवार लोगों ने यूपीआई के माध्यम से टोल का भुगतान किया था। यानी आरोपी टोल प्लाजा पर यूपीआई पेमेंट की लीड से पकड़े गए। आप जो टोल आप देख रहे हैं, ये अयोध्या बस्ती टोल है। कहा यह जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि इसी मार्ग पर जो चंद्र नाम का जो युवक है, जिस राज नाम का जो युवक है, जिसको गिरफ्तार किया गया और पुलिस उसको कोलकाता ले गई और जो शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं, उसकी हत्या में राज का नाम सामने आ रहा है। इस हत्याकांड में राज सिंह की गिरफ्तारी के बाद बलिया में उसके घर पर ताला लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके परिवार के सदस्य कहीं चले गए। इस बीच राज की मां का दावा है कि उनका बेटा 4 दिनों तक लगातार उसके साथ एक शादी समारोह में था। रुकने के बाद बच्चे नहा धो के तैयार होकर के शादी अटेंड करने गए। मैं रुक गई थी वहीं पे रूम पर ही। हमारे पास 6 तारीख को हमारे बाबू घूम करके मार्केटिंग किया है। सीसी कैमरा है घर में लगाई हूँ, घर में है, वो कहीं नहीं गया है ऐसा। और पता नहीं क्यों ले करके और वो कोलकाता पुलिस लेकर मेरे बच्चे को चली गई। लेकिन इस केस में अभी कई खुलासे होने बाकी हैं। मसलन ये कि शुभेंदु अधिकारी के पीए पर किस किस ने गोली चलाई और उन्हें इस काम के लिए सुपारी किसने दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में बैठे हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद पर खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि हाफिज के करीबी और लश्कर के टॉप कमांडर का गुमनाम शख्स ने मर्डर किया। जिसके बाद एक बार फिर सवाल ये कि आखिर कौन है वो अदृश्य शिकारी जो पाकिस्तान में आतंकियों का हिसाब कर रहा है? क्या यह आतंकी संगठनों की अंदरूनी जंग है या इसके पीछे मुनीर की टेरर आर्मी का सबसे बड़ा दुश्मन है? पाकिस्तान के आतंकियों और मुनीर के गुर्गों में इस वक्त दहशत का माहौल है। पाकिस्तान की गली गली में धुरंधर घूम रहा है और आतंकियों का काम तमाम कर रहा है। इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा तक अनजान शख्स का ऐसा खौफ है कि बस पूछिए मत। इस बार खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी इस्माइल अहमद मृत मिला है, जो लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर था। बताया जा रहा है कि हाफिज सईद के करीबियों में से एक था इस्माइल अहमद। आतंकी इस्माइल भारत के खिलाफ कई आतंकी साजिशों में शामिल था। खासकर जम्मू कश्मीर को निशाना बनाने वाली गतिविधियों में उसकी अहम भूमिका रही है। लेकिन सवाल यह है कि उसकी हत्या के पीछे कौन है? भारत के दुश्मन को किसने जहन्नम पहुंचाया है? रिपोर्ट के मुताबिक उसका शव खैबर पख्तूनख्वा के एक दूर दराज इलाके में गोली लगे हालत में मिला। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन शुरुआती जानकारी से साफ है कि कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि एक सटीक और प्लान किया गया हमला था। पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकी संगठनों के बड़े चेहरे मारे गए, उसने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। इससे पहले शाहिद लतीफ, जो कि जैश का आतंकी था, सियालकोट में मारा गया था। परमजीत सिंह पंजवार खालिस्तानी आतंकी था और इसे लाहौर में ढेर किया गया। ख्वाजा शाहिद ये पीओके में सक्रिय था, इसका कटा हुआ शव मिला। मोहम्मद ताहिर अनवर, मसूद अजहर का भाई, इसकी मौत भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। आमिर हमजा, लश्कर का संस्थापक सदस्य, इसे लाहौर में गोली मारी गई। मुफ्ती कैसर फारूक, हाफिज सईद का करीबी, जिसे बम धमाके में मारा गया। और अबू कासिम कश्मीरी, लश्कर तैयबा से जुड़ा था, इसकी हत्या रावलकोट में हुई। ये वो आतंकी हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ साजिशें रची। इनमें से कोई पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था, तो कोई जम्मू कश्मीर के सुजवान आतंकी हमले का साजिश करता। सवाल यह है कि कौन है वो धुरंधर जो इन आतंकियों का सफाया कर रहा है, जो इन्हें मौत के घाट उतार रहा है और मुनीर और हाफिज गैंग की कमर तोड़ रहा है। इन घटनाओं ने पाकिस्तान के भीतर भी सवाल खड़े कर दिए। क्या यह आतंकी संगठनों के बीच आपसी टकराव है या फिर कोई मिशन के तहत आतंकियों की हत्याएं की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट,
सी मीडिया। पाकिस्तान की मुसीबत यहां पर खत्म नहीं होती है। मुनीर और शहबाज आज की तारीख में खुद को सबसे बड़े शांति दूत के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन इनके मुल्क के हालात क्या हैं ये दुनिया जानती है। पाकिस्तान में बिजली और गैस की भारी किल्लत है और अब आलम यह कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 दिनों का गैस स्टॉक है। ऐसे में पाकिस्तानी आवाम त्राहिमाम कर रही है। मुनीर की वर्दी और शहबाज की गर्दी ने जिन्ना लैंड को जीवे जीवे से मरे मरे पर ला खड़ा किया है और पूरा मुल्क, जी हां पूरा मुल्क पंखे को घूमता देखने और चूल्हे को जलता देखने के लिए तरस रहा है। बेशक पिटेंगे और यकीन मानिए अल्लाह ने इन खातून की दुआ कबूल भी कर ली है, क्योंकि सिर्फ 48 घंटे बाद पाकिस्तान में ब्लैकआउट होने वाला है। सिर्फ 48 घंटे बाद पाकिस्तानियों का चूल्हा बुझने वाला है। सिर्फ 48 घंटे बाद पाकिस्तान का गैस स्टॉक खत्म होने वाला है। बेशक पाकिस्तान में बिजली संकट की कुछ वजह अमेरिका और ईरान युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना है और इस मुसीबत से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन अवाम की मुसीबत की बड़ी वजह पाकिस्तान की हाइब्रिड सरकार की नाकामी और सिस्टम का फुल फेलियर है। और इस मुसीबत में कतर से आने वाली LNG की लेट सप्लाई ने आग में घी का काम किया है। खबर है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट से महंगी LNG खरीदने के टेंडर को रद्द कर दिया। पाकिस्तान की सरकारी कंपनी PLL ने मई महीने के लिए 2 शिपमेंट इमरजेंसी टेंडर जारी किया था, लेकिन मुनीर और शहबाज ने युद्ध जल्द खत्म होने का हवाला देकर PLL के टेंडर को खारिज ही कर दिया। पाकिस्तान को लगता है कि पुराने समझौते के मुताबिक कतर जल्दी पाकिस्तान के लिए गैस के टैंकर भेजेगा, लेकिन आधा मई बीत जाने के बाद भी कतर से कोई टैंकर पाकिस्तान पोर्ट पर नहीं पहुंचा। दरअसल स्पॉट मार्केट के इमरजेंसी तेल के मुकाबले कतर से आने वाला तेल पाकिस्तान को बहुत सस्ता पड़ता है और कर्जे में डूबी शहबाज सरकार के लिए इमरजेंसी तेल या गैस लेना भी नामुमकिन हो चुका है। और रिजर्व के नाम पर तो पाकिस्तान में वैसे ही तेल और गैस का कोई स्टॉक है ही नहीं। बेचारे पाकिस्तानी जैसे तैसे 2 वक्त के खाने का जुगाड़ कर रहे थे और अब खाने के साथ साथ पकाने का मसला भी खड़ा हो गया है। ऊपर से गर्मी फुल और बिजली गुल है, ना घर ठंडा हो पा रहा है और न ही दिमाग। यानी आतंकिस्तान की पहचान वाला पाकिस्तान अब खौफस्तान बन चुका है, जहां आवाम के अंदर भूख से मरने का खौफ है, प्यास से मरने का खौफ है और बीमारी से मरने का खौफ है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को लगता है कि दुनिया से मिल रही भीख उसकी हालत सुधार देगी, लेकिन रोज कुआं खोदकर रोज पानी पीने वाले पाकिस्तान की हालत बता रही है कि ये मुल्क 100 साल भी नहीं जी पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ पाकिस्तान में गैस खत्म होने के मुहाने पर है, तेल की कीमतें आसमान में जा चुकी हैं, तो ईरान अपना तेल समुद्र में बहा रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ये वो खबर जो एक्सपर्ट्स को अब डरा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की मौजूदा हालात और ईरान के समुद्र में तेल बहाने की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में समझाते हैं आपको। तस्वीरों में जो दिख रहा है वो बेहद डरावना है। इसमें हजारों बैरल कच्चा तेल समुद्र में बहता दिखाई दे रहा है। ये सैटेलाइट इमेज है हॉर्मुज में ईरान के खार्ग आइलैंड की, जिसके किनारे पर पानी में तेल का बहाव साफ देखा जा सकता है। इसे लेकर 2 तरह के कयास वर्ल्ड मीडिया में लगाए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में से खार्ग की रिफाइनरी में रिसाव माना जा रहा है, तो कुछ में इसे अमेरिकी नाकेबंदी का असर बताया जा रहा है। हॉर्मुज में कच्चा तेल 88 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैल चुका है। तेल की अनुमानित मात्रा 3000 बैरल बताई जा रही है। संभावित वजह तेल भंडारण का जगह नहीं होना माना जा रहा है। तेल सप्लाई बंद होने के कारण खार्ग में तेल स्टोर करने की जगह नहीं बची। सप्लाई बंद होने के बाद भी तेल के कुओं से प्रोडक्शन रोकना आसान नहीं होता। कुओं से प्रोडक्शन बंद करने पर पाइपलाइन और भंडार को नुकसान पहुंचता है। यानी ईरान हॉर्मुज की नाकेबंदी के बावजूद अपना तेल प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकता। तो क्या ईरान स्टोर किए जाने वाले तेल से एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल समुद्र में बहाने को मजबूर है? इसका एक हिंट तो हॉर्मुज में बड़ी तनातनी में ही छिपा है। ईरानी एजेंसियों का कहना है कि हॉर्मुज में नाकेबंदी सिर्फ प्रेशर टैक्टिक नहीं बल्कि युद्ध का ही एक रूप है। हॉर्मुज में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी और उसके चारों तरफ डिस्ट्रॉयर्स की तैनाती का कारण भले ही जहाजों की रक्षा बताया जा रहा हो,
लेकिन असल में जंग भड़काने वाला कदम है। इससे संकट और बढ़ने वाला है। ईरानी डिप्लोमेट ने जो बात कही उसके संकेत हॉर्मुज में साफ दिख रहे हैं। ईरान बार बार कह रहा है कि अमेरिका हॉर्मुज की नाकेबंदी पहले हटाए, उसी के बाद बात होगी। लेकिन अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी हॉर्मुज में बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।